मेंबरशिप ऑपरेटर के बाद अब जो हमारी लास्ट कैटेगरी है इन द केस ऑफ ऑपरेटर्स, दैट इज आइडेंटिटी ऑपरेटर। अब यहाँ पर जो हमारे पास में वेरिएबल्स होते हैं, अगर उन वेरिएबल्स की मेमोरी लोकेशन को हमें कंपेयर करना है, जो दो वेरिएबल्स हैं वो सेम मेमोरी लोकेशन पर एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, उनका टाइप और डेटा टाइप सेम है या नहीं, मतलब वैल्यू और जो डेटा टाइप है वो सेम है या नहीं, तो उसके लिए हम यहाँ पे काम में लेते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। अब जिस तरीके से मेंबरशिप ऑपरेटर्स थे हमारे पास में इन एंड नॉट इन, उसी तरीके से हमारे पास में आइडेंटिटी ऑपरेटर्स भी हैं, इज एंड इज नॉट। अब यहाँ पे अगर मैं इस ऑपरेटर को काम में लेती हूँ, तो जो भी दो मेरे वेरिएबल्स हैं, अगर वो सेम टाइप की मेमोरी लोकेशन पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ये हमें रिटर्न करेगा ट्रू, और एल्स ये हमें रिटर्न करेगा फॉल्स। और इसी का बिल्कुल उल्टा है इज नॉट ऑपरेटर। जिन भी दो वेरिएबल्स को मैं कंपेयर करवा रही हूँ, अगर वो सेम मेमोरी लोकेशन पर प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो ये हमें ट्रू रिटर्न करता है, और एल्स ये हमें रिटर्न करता है फॉल्स। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल्स क्रिएट करे हैं ए एंड बी, और दोनों वेरिएबल्स के अंदर मैंने 25 एज अ वैल्यू असाइन करवाया है। अब जब हमने वेरिएबल वाला पार्ट डिस्कस किया था, तब मैंने आप लोगों को सेम चीज बताई थी कि सबसे पहले जो हमारी वैल्यू होती है वो एग्जिस्टेंस में आती है, उसके बाद हम जो नेम है उससे एसोसिएट करवाते हैं। तो 25 सिर्फ एक ही बार मेमोरी में क्रिएट होगा, और ए और बी दोनों उसको रेफर कर रहे होंगे। तो यहाँ पे जिस तरीके से आपने सी में एड्रेस ऑफ काम में लिया था किसी भी वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट करवाने के लिए, तो एग्जैक्टली में अगर हमें भी यहाँ पे मेमोरी एड्रेसेस को प्रिंट करवाना है, तो पाइथन के अंदर हमारे पास में आईडी नाम का एक फंक्शन है, जहाँ पे हम वेरिएबल्स के नेम पास कर सकते हैं। तो ये हमें मेमोरी लोकेशन जो है वो रिटर्न करके दे देता है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने आईडी फंक्शन को ए वेरिएबल पास किया है, तो इसने हमें कुछ वैल्यू रिटर्न करी है, मेमोरी लोकेशन रिटर्न किया है, और सेम चीज मैंने बी के साथ में भी इम्प्लीमेंट किया है, आईडी ऑफ बी। अब आप नोट करिए यहाँ पे जो दोनों वेरिएबल्स है हमारे ए और बी, दोनों का जो मेमोरी लोकेशन है इट्स सेम, क्योंकि दोनों के अंदर जो वैल्यू है वो सेम टाइप की। तो यहाँ पे आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि वेरिएबल के टर्म्स में मैंने क्या एक्सप्लेन किया था। दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को ही रेफर कर रहे हैं, और ये वो लोकेशन है जहाँ पे 25 स्टोर किया हुआ है। अब अगर हम ऑपरेटर्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे ए इज बी, अब यहाँ पे इज ऑपरेटर हमें रिटर्न करता है ट्रू, अगर दोनों वेरिएबल्स की जो मेमोरी लोकेशन है वो सेम है, इनके अंदर वैल्यू भी सेम टाइप की है और डेटा टाइप भी सेम, दैट इज आइडेंटिटी ऑपरेटर। अब यहाँ पे इसी का अगर मैं बिल्कुल रिवर्स ऑपरेटर काम में लूंगी, दैट इज ए इज नॉट बी, तो क्या ए और बी एक जैसे नहीं है? नहीं, वो एक जैसे ही है, तो इसलिए इसने हमें फॉल्स रिटर्न किया है। अब यहाँ पे अगर मैं इस b की वैल्यू को अपडेट कर देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कर दिया है b इज इक्वल टू 20, तो अब यहाँ पे 20 क्या है? एक नई वैल्यू है, तो नई मेमोरी लोकेशन क्रिएट होगी और b अब उस लोकेशन को रेफर करने लगेगा। तो मैंने यही चीज को चेक करने के लिए आईडी फंक्शन को फिर से काम में लिया है और इसका मेमोरी एड्रेस प्रिंट करवाया है। तो आप यहाँ पे देखिए, जो पहले b का एड्रेस था दैट इज 7648, और अब यहाँ पे जो इसका एड्रेस है दैट इज 7568। तो अब जो भी है वो किसी दूसरी मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहा। तो यहाँ पे फिर से मैंने वही चीज इंप्लीमेंट करी है, इज एंड इज नॉट। तो ए इज बी, लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास में फॉल्स आएगा क्योंकि दोनों का मेमोरी लोकेशन डिफरेंट है। लेकिन अगर हम यहाँ पे काम में लेते हैं इज नॉट फंक्शन, तो ए और बी अब एक दूसरे के जैसे नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, तो यहाँ पे हमें आउटपुट मिला है ट्रू। तो इस तरीके से आप मेमोरी लोकेशंस के बेस पे भी कंपैरिजन कर सकते हो यूजिंग आइडेंटिटी ऑपरेटर। यहाँ पे दो ऑपरेटर्स आइडेंटिटी के लिए, इज एंड इज नॉट। तो विच सम्स अप दी ऑपरेटर्स टॉपिक हमारा। इस पार्ट में किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है? एक और चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ इसी आइडेंटिटी ऑपरेटर से रिलेटेड। अभी जैसे हमने ए और बी क्रिएट किया था, सिंपल वेरिएबल्स है, वो सिंपल वैल्यूज हमने उनके अंदर असाइन करी। लेकिन अगर हम यहाँ पे सपोजिटली कलेक्शन टाइप का वेरिएबल क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं लिस्ट क्रिएट करती हूँ, तो मैंने एक lst1 नाम की लिस्ट क्रिएट करी है 1, 2, 3, ठीक है।
और सेम एलिमेंट्स की ही मैंने एक और लिस्ट क्रिएट करी है 1, 2, 3, राइट। तो अब यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग अगर मैं लिखूंगी LST1 इज LST2 तो क्या आना चाहिए, दोनों जो लिस्ट है उनके अंदर सेम टाइप के एलिमेंट्स है तो आंसर ट्रू आना चाहिए। शायद आप लोग ऐसा कहोगे, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं। देखिए यहाँ पे जब भी हम किसी कलेक्शन को रेफर करते हैं तो वो कलेक्शन एज अ होल कंसिडर किया जाता है। यहाँ पे ये वैल्यूज को कंपेयर करने का काम नहीं कर रहा है, इनके मेमोरी लोकेशंस को कंपेयर करने का काम कर रहा है। तो हमारी जो LST1 है वो किसी दूसरे लोकेशन पे क्रिएट होगी और जो LST2 है वो किसी दूसरी लोकेशन पे क्रिएट होगी। तो जब आप इस पे इस ऑपरेटर को यूज करके वर्किंग करवाओगे तो देखिए यहाँ पे हमारे पास में फॉल्स आया है। तो कलेक्शंस के केस में आपको ये चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे वैल्यूज को कंपेयर नहीं करवा रहे हैं हम, मेमोरी लोकेशंस को कंपेयर करवा रहे हैं। तो कलेक्शंस के केस में जो आउटपुट है वो फॉल्स आएगा। सिंपल वैल्यूज होती है जैसे कि A और B वेरिएबल है तो वहां पे आपके पास में आउटपुट ट्रू आता है। तो आई होप ये वाला पार्ट सबको क्लियर होगा आइडेंटिटी ऑपरेटर का। ऑलराइट, मूविंग ऑन विद द नंबर सिस्टम कन्वर्जन। अब आप सब लोगों ने प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंट करी है, चाहे C हो या C++ जावा हो, और सब लोगों ने जो डेसिमल नंबर्स हैं उनको बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट भी किया होगा यूजिंग लूप्स एंड प्रोग्रामिंग। लेकिन पाइथन के अंदर हमारे पास में कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस अवेलेबल हैं, तो यहाँ पे हमें लूप चलाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम डायरेक्टली फंक्शंस को एक डेसिमल टाइप की वैल्यू पास करेंगे जो हमें बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्जन करके दे देगा। तो सबसे पहले जो हमारे पास में फंक्शन है दैट इज बिन फंक्शन। इसे अगर हम किसी भी तरीके की डेसिमल वैल्यू पास करते हैं तो ये हमें उसका बाइनरी कैलकुलेट करके देता है। अब यहाँ पे जो बाइनरी का आउटपुट आता है ना, ये एक्चुअली में एक स्ट्रिंग टाइप का रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में हमें आउटपुट मिलेगा। अब आप इसके आउटपुट को ध्यान से देखना, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है 0B, तो यहाँ पे 0B इंडिकेट करता है कि जो आउटपुट आपने कैलकुलेट किया है वो बाइनरी फॉर्मेट के अंदर है। तो यहाँ पे अब ये जो 10 है इसका बाइनरी ये है हमारा 1010। सिमिलरली अगर हमें किसी भी नंबर को ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट करना है तो हमारे पास ये फंक्शन है OCT। अब यहाँ पे भी जो हमारे फर्स्ट टू कैरेक्टर्स हैं दैट इज 0O, ये रिप्रेजेंट करता है कि ऑक्टल टाइप का रिप्रेजेंटेशन है हमारा, और जो 8 का कन्वर्जन है ऑक्टल के अंदर दैट इज 10। ठीक है। सिमिलरली अगर हम चाहें तो यहाँ पे हेक्साडेसिमल के अंदर भी कन्वर्जन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी जब इसका आउटपुट आएगा हमारे पास में तो 0x आ रहा है, 0x रिप्रेजेंट हेक्साडेसिमल एंड 12 जो हमारा कन्वर्जन निकल के आया है 18 का। तो ये तो हमारे पास में कुछ डायरेक्ट फंक्शंस हैं डेसिमल से अलग अलग फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन यही हमें इसका अगर उल्टा रिप्रेजेंटेशन करना हो तो उसके लिए हमारे पास में डेक नाम का कोई फंक्शन अवेलेबल नहीं है। अगर आप चाहो तो ट्रिक है, आप यहाँ पे इंट फंक्शन को काम में ले सकते हैं। अब इंट फंक्शन को काम में कैसे लेना है, जिस भी फॉर्मेट को हम काम में ले रहे हैं, चाहे बाइनरी है, ऑक्टल है या फिर हेक्साडेसिमल है, जैसे कि मैंने कहा था यहाँ पे स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन होता है, तो मैंने यहाँ पे जो 10 का बाइनरी कैलकुलेट किया था मैं उसी को ही लिख रही हूँ 0B1010। अब यहाँ पे आपको जिस भी हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल के अंदर, राइट। अब यहाँ पे मैंने जो स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन लिखा है वो किस फॉर्मेट में है, बाइनरी फॉर्मेट के अंदर। तो यहाँ पे इन फंक्शन के अंदर जो हमारा सेकेंड आर्ग्यूमेंट निकल के आएगा दैट इज द बेस। ये वो बेस है जो हमने वैल्यू रिप्रेजेंट करी। तो यहाँ पे बाइनरी का बेस 2 होता है, तो जो भी बाइनरी है हमारा कॉमा बेस दैट इज 2। तो अब यहाँ पे जो डेसिमल वैल्यू है वो कन्वर्ट होके हमें मिल जाएगी। तो अगर आपको कुछ उल्टा कन्वर्जन करना हो तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे वैल्यूज जो हैं वो पास करनी होगी। डेट नाम का हमारे पास में कोई फंक्शन अवेलेबल नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप चाहो तो ऑक्टल और हेक्साडेसिमल भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको जो वैल्यूज है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में ही पास करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया है 0x एंड 12 जो कि हमारा अभी आउटपुट आया था, तो देखिए 18 में जो है वो डेसिमल का कन्वर्जन हो चुका है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप उल्टा कन्वर्जन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक
जो हमारे पास में है दैट इज आउटपुट स्टेटमेंट। अब यहाँ पर अभी तक हमने जितनी भी वैल्यूज को प्रिंट करवाया है, हम लोग क्या करते थे, वेरिएबल का नाम लिख देते थे, एंटर प्रेस करते थे, तो उसका जो आउटपुट है वो प्रिंट हो जाता था। लेकिन जैसे सी के अंदर हमारे पास में प्रिंट एफ होता है, जावा के अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन होता है, या फिर सी प्लस प्लस के अंदर सी आउट होता है, तो एग्जैक्टली में पाइथन के अंदर भी आउटपुट को डिस्प्ले करवाने के लिए हमारे पास में एक प्रिंट स्टेटमेंट अवेलेबल है, जिसको यूज करके हम स्ट्रिंग्स, वेरिएबल्स, अलग अलग तरीके की वैल्यूज को डिस्प्ले करवा सकते हैं अलग अलग फॉर्मेट के अंदर। तो अब हम इस प्रिंट फंक्शन को कितने तरीकों से काम में ले सकते हैं, मैंने एक एक एग्जांपल सबका मेंशन किया है। सबसे पहला जो एग्जांपल वो है सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट को काम में लेने का। अब आप सब लोगों ने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन पे वर्किंग इम्प्लीमेंट करी है। वो क्या करता था, आउटपुट प्रिंट करता था और एग्जीक्यूशन कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट कर देता। तो एग्जैक्टली में जो प्रिंट फंक्शन है वो भी यही काम करता है, ये आउटपुट को डिस्प्ले करेगा और नेक्स्ट लाइन में एग्जीक्यूशन कर्सर को शिफ्ट कर देगा। जो /n होता है वो इसके अंदर इन बिल्ट है और कोई ऑल्टरनेट तरीका नहीं है कि हम /n को रिमूव कर दे। एट्रीब्यूट्स को हम काम में ले सकते हैं, जो आगे आने वाले एग्जांपल्स में हम डिस्कस करें। तो अगर सिंपल प्रिंट आपने लिखा है तो ये एक ब्लैंक लाइन को इंसर्ट कर देगा, जैसे कि आपको यहाँ पर विजिबल होगा, और उसके बाद यहाँ पे आपका शेल के तीनों एरोस आ जाएंगे। दैट वाज सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट। अब इस प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर हम किसी स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम अलग अलग तरीकों से उस स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवा सकते हैं। सबसे पहला एग्जांपल सबसे सिंपल है, मैंने इस प्रिंट फंक्शन के अंदर एक स्ट्रिंग पास करी है। अब ये जो स्ट्रिंग है आप डबल कोट, सिंगल कोट दोनों में पास कर सकते हो, यहाँ पे कोई रूल नहीं है, अलग अलग कैटेगरीज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डबल कोट्स के अंदर सिंपल हेलो पास किया है, तो जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो अब यहाँ पे जो आपका आउटपुट आया है वो बिल्कुल वैल्यू के तौर पे आया है। अब कोटेड आउटपुट नहीं आया है हमारे पास में, जैसे कि नॉर्मल वेरिएबल्स के केस में आता था ना। अब अगर आप चाहो तो आप इस प्रिंट फंक्शन के अंदर एस्केप सीक्वेंस को भी काम में ले सकते हो। तो मेरी नेक्स्ट एग्जांपल्स बिल्कुल वही हैं। इस प्रिंट फंक्शन के अंदर मैंने एक स्ट्रिंग टाइप करी है, दैट इज दिस इज फर्स्ट लाइन, लेकिन यहाँ पे दिस इज को मुझे एक लाइन में डिस्प्ले करवाना है एंड फर्स्ट लाइन को दूसरी लाइन के अंदर। तो मैंने दिस इज के बाद /n को काम में लिया है, तो ये ऑटोमेटिकली जो फर्स्ट लाइन है उसको नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेगा। अब यहाँ पे जो ये आउटपुट है, यहाँ पे आपको फर्स्ट से पहले एक स्पेस दिख रही होगी, मैंने यहाँ /n के बाद स्पेस दी है, इसलिए वो स्पेस आउटपुट में हमारे पास में विजिबल है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे चाहे तो और भी तरीके के एस्केप सीक्वेंसेस काम में ले सकते हैं, /डबल कोट, सिंगल कोट्स। मैंने यहाँ पे सिर्फ /n और /t को ही एग्जांपल के तौर पे आपको बताया है। तो अब यहाँ पे सेम वही स्ट्रिंग है मेरी, बस यहाँ पे /n की जगह मैंने /t लिखा है। तो अब जो मेरी स्ट्रिंग है वो टैब से सेपरेट होके आ जाएगी। अब यहाँ पे पाइथन में हमारे पास में थोड़ी सी अलग वर्किंग है, वो है इस मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। अगर मैं सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर की बात करूं तो वो क्या करता है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट कैलकुलेट करके हमें दे देता है। लेकिन अगर इसी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर को मैं किसी स्ट्रिंग के साथ में काम में लूं तो वो क्या करता है, स्ट्रिंग को रिपीट करने का काम करता है। तो अगर किसी भी स्पेसिफिक स्ट्रिंग को हमें मल्टीपल टाइम्स डिस्प्ले करवाना है तो हमें बार बार प्रिंट फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है और हमें लूप चलाने की भी जरूरत नहीं। हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड बाय नंबर, वो नंबर जितनी बार हमें उस स्ट्रिंग को रिपीट करवाना है। तो यहाँ पे इस मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर को यूज करके आप स्ट्रिंग का रिपीटेशन वाला जो ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करवा सकते हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले एग्जाम्पल के अंदर मैंने एक स्ट्रिंग लिखी है, दैट इज हेलो मल्टीप्लाइड बाय 3। तो अब ये जो भी स्ट्रिंग आपने स्पेसिफाई करी होगी वो 3 टाइम्स डिस्प्ले हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए जो हेलो है वो 3 टाइम्स डिस्प्ले हो चुका है। अब आउटपुट जो है आप इसके थोड़ा डिस्प्ले जो है वो चेंज कर सकते हो यूजिंग एस्केप सीक्वेंसेस। तो मैंने नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर वही इम्प्लीमेंट किया है। प्रिंट के अंदर मैंने हेलो के बाद /n भी मेंशन किया है और एंड मल्टीप्लाइड बाय 3। तो अब ये जो हेलो है हर एक हेलो नेक्स्ट लाइन के अंदर प्रिंट होगा। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर को यूज करके आप स्ट्रिंग का रिपीटेशन इम्प्लीमेंट कर सकते हो, जो बाकी लैंग्वेजेस के अंदर पॉसिबल नहीं होता है। एक और चीज है यहाँ पे, जिस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर्स को काम में ले रहे हैं
उसी तरीके से अगर हम प्लस को भी काम में ले, एडिशन ऑपरेशन क्या करता है, दो वैल्यूज का सम करके हमें रिटर्न करता है। तो एग्जैक्टली में अगर हम स्ट्रिंग के साथ में वो इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये दोनों स्ट्रिंग को कंबाइन करके एक सिंगल स्ट्रिंग फॉर्म करके हमें रिटर्न करके दे देगा। तो अब यहाँ पे जो प्रिंट फंक्शन है उसके अंदर मैंने दो स्ट्रिंग पास करी है, सिटी नेम प्लस अजमेर। तो अब यहाँ पे इन दोनों स्ट्रिंग्स को ये कंबाइन करेगा और एक स्ट्रिंग बना के जो आउटपुट है वो डिस्प्ले कर देगा। तो यही हमारा आउटपुट आया है। अब यहाँ पे अगर आप चाहो तो इन स्ट्रिंग्स का कॉम्बिनेशन कॉमा को यूज करके भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, लेकिन ये जो कॉमा है, जो पाइथन है, जैसे ही कॉमा को देखता है वो क्या करता है, एक स्पेस को इंसर्ट कर देता है। कंबाइन तो करेगा ये स्ट्रिंग्स को, चाहे दो स्ट्रिंग हो या दो से ज्यादा स्ट्रिंग हो, सबको कंबाइन करके एक सिंगल स्ट्रिंग फॉर्म करेगा, लेकिन उन सब स्ट्रिंग्स के बीच में एक एक स्पेस को इंसर्ट कर देगा, जो कि प्लस के केस में हमारे पास में पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर सेम वही स्ट्रिंग ली है, सिटी नेम, और सेकंड स्ट्रिंग है मेरी अजमेर, लेकिन अब यहाँ पे मैंने प्लस के बजाय काम में लिया है कॉमा। तो जैसे ही पाइथन कॉमा को रिकॉग्नाइज करेगा तो ऑटोमेटिकली इन दोनों स्ट्रिंग्स के बीच में वो एक स्पेस को इंसर्ट कर देगा। तो यहाँ पे आप देखिए सिटी नेम इज इक्वल टू के बाद में एक स्पेस है, उसके बाद सेकंड स्ट्रिंग मेरी डिस्प्ले हुई है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप प्लस, कॉमा और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर को काम में ले सकते हो और स्ट्रिंग्स को डिस्प्ले करवा सकते हो। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ पे हमने स्ट्रिंग डिस्प्ले करवाई, सिंपल प्रिंट फंक्शन को भी काम में लिया। अब यहाँ पे अगर हमें वेरिएबल की लिस्ट को डिस्प्ले करवाना है तो वो भी हम करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल्स क्रिएट करे हैं, ए एंड बी। ए के अंदर मैंने 2 वैल्यू असाइन करवाई है और बी के अंदर मैंने 3 वैल्यू असाइन करवाई। अब अभी तक हम लोग सिंपली वेरिएबल्स के नेम लिख देते थे और एंटर प्रेस करते थे तो वैल्यू डिस्प्ले हो जाती थी, लेकिन यहाँ पे यूजुअली प्रिंट फंक्शन को ही काम में लिया जाता है। तो मैंने प्रिंट के अंदर सबसे पहले a पास किया है, तो यहाँ पे मेरे पास में आउटपुट आ गया है 2 एंड सेम गोज फॉर b। तो यहाँ पे मेरे पास में आउटपुट आया है 3। अब यहाँ पे अगर हमें मल्टीपल वेरिएबल्स को एक साथ प्रिंट करवाना है तो हमें कॉमा से सेपरेटेड वेरिएबल की लिस्ट को पास करना होगा। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वेरिएबल की जो लिस्ट है वो स्पेस से सेपरेट होके वैल्यूज डिस्प्ले हो जाएंगी। अब यहाँ पे जैसे आप लोगों ने आई थिंक जावा के अंदर प्लस पढ़ा होगा, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, तो यहाँ पे प्लस नहीं होता है, यहाँ पे कॉमा को ही हम काम में लेते हैं वेरिएबल्स की लिस्ट को सेपरेट करने के लिए या फिर स्ट्रिंग और वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए। So that was variable list. Moving to the next example. अब यहाँ पर मैंने जो दो वेरिएबल्स डिस्प्ले करवाए हैं पहले वाले इमेज के अंदर a, b, तो यहाँ पे हुआ क्या है, दोनों वैल्यू जो हैं वो स्पेस से सेपरेट होकर डिस्प्ले हो चुके। अब मुझे इस तरीके से डिस्प्ले नहीं करवाना, मुझे इनके बीच में कुछ कैरेक्टर्स भी डिस्प्ले करवाने, अलग तरीके की फॉर्मेटिंग, जैसे 1 ****2 ***3, कुछ इस तरीके से मुझे फॉर्मेटिंग करवानी है, डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पे जो प्रिंट फंक्शन होता है उसका एक एट्रीब्यूट होता है हमारा, दैट इज सेट एट्रीब्यूट, जो कि सेपरेटर है। सेपरेटर का मतलब जितनी भी वैल्यूज ये डिस्प्ले कर रहा है उनको किस कैरेक्टर से सेपरेट करके डिस्प्ले करो। तो यहाँ पे उस कैरेक्टर के लिए हम काम में लेते हैं सेट एट्रीब्यूट। सबसे पहले प्रिंट फंक्शन के अंदर आपको लिखने हैं वो वेरिएबल्स के नेम जो आप डिस्प्ले करवाना चाहते हो, उसके बाद कॉमा लिखिए, आपको लिखना है सेट इज इक्वल्स टू। अब इज इक्वल्स टू के बाद सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर आप कोई भी कैरेक्टर लिख सकते हो। कीबोर्ड के अंदर हमारे पास में जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, चाहे वो कैरेक्टर हो, स्पेशल सिंबल्स हो या डिजिट्स हो, उन सब को हम काम में ले सकते हैं एज अ सेपरेटर कैरेक्टर। तो अब यहाँ पे जब हमारा आउटपुट डिस्प्ले होगा तो वो स्पेस से सेपरेट होकर डिस्प्ले नहीं होगा, वो सेपरेटेड होगा उस कैरेक्टर से जो आपने पास किया है आर्गुमेंट के तौर पे। तो यहाँ पे मैंने सेट के अंदर पास किया है कॉमा, तो 2, 3 मेरे पास में आउटपुट आया है। अब यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड वैल्यू डिस्प्ले होगी। सिमिलरली जो मेरा नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे मैंने a, b के बाद
सेप के अंदर 4 डैश पास किए हैं एज अ सेपरेटर कैरेक्टर। तो अब यहाँ पे जो 2 वैल्यूज डिस्प्ले होंगी वो इन कैरेक्टर से सेपरेट होके डिस्प्ले होंगे। सिमिलरली आप यहाँ पे कोई भी सिंबल दे सकते हो, एस्टेरिस्क दे सकते हो, @ क्वेश्चन मार्क, चाहो तो कोई कैरेक्टर भी दे सकते हो, कोई डिजिट भी दे सकते हो। किसी भी तरीके के सेपरेटर, हम कैरेक्टर को एज अ सेपरेटर के तौर पे काम में ले सकते हैं। तो आई होप सेप एट्रीब्यूट सबको क्लियर होगा। आई होप अभी तक का हमने प्रिंट का जो भी डिस्क्रिप्शन कवर किया है वो सबको क्लियर है। देखिए इस यहाँ पे प्रिंट को यूज करने के बहुत सारे तरीके हैं, कुछ एट्रीब्यूट और भी हैं इसके। तो आज का मेरा सेशन मैं यही ओवर कर रही हूँ सेप एट्रीब्यूट के साथ में। आगे जाके हम इसका एक और एट्रीब्यूट कवर करेंगे, दैट इज एंड एट्रीब्यूट और फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, जैसे कि आपने %s %c काम में लिया है, बिल्कुल वैसे। अभी तक का आप लोग एक बार ट्राई करके देख लेना, किसी को कुछ भी कंफ्यूजन हो then let me know in the next class. Thank you so much everyone.